आज के वीडियो में हम लोग कंप्यूटर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप टॉपिक देख रहे होंगे, आपका ये टॉपिक जो है क्लास 11 चैप्टर 1 आईपी जो आपका सब्जेक्ट पढ़ना होता है क्लास 11 के लिए, उसी में चैप्टर 1 आपका कंप्यूटर सिस्टम है, जिसके बारे में आपको पढ़ना होगा। और इस चैप्टर में आपको मेनली कंप्यूटर सिस्टम, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, मेमोरी, ये सब क्या होता है ना, इसी के बारे में बेसिक जानकारी आपको लेना है। और ये टॉपिक आपने क्लास 9-10 में पढ़ा होगा, जो जिनका IT 402 रहा होगा, ठीक है। IT 402 में आपको सेम टॉपिक पढ़ना है और उसी को थोड़ा सा एडवांस कर दीजिए या फिर आपका कुछ बेसिक कह दीजिए, जो आपको क्लास 11 में पढ़ना है IP में, ठीक है। और ये पूरा टॉपिक जो भी आपको NCERT बुक में पढ़ना है, जो आपको क्लास 11 का NCERT बुक है, उसी बुक का कंटेंट, उसी बुक का टॉपिक लेकर आपको हम यहाँ पे पढ़ाएंगे, ठीक है। तो जो भी आपको NCERT बुक में पढ़ना है या जो भी आपका यहाँ पे टॉपिक दिया गया है, वो टोटली NCERT बुक को कवर करता है, ओके। तो जैसा कि नाम है यहाँ पे आपको कंप्यूटर सिस्टम, तो सबसे पहली बात कि कंप्यूटर होता क्या है या फिर व्हाट इज कंप्यूटर। आप लोग शुरू से पढ़ते होंगे कि कंप्यूटर आखिर होता क्या है, व्हाट इज कंप्यूटर, और कंप्यूटर का यूज हम लोग क्यों करते हैं। भाई आजकल के समय में हम लोग कंप्यूटर का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि कंप्यूटर जो है ना, एक हम लोग के लाइफ का पार्ट हो गया है। हम लोग सारा काम कंप्यूटर के मदद से करते हैं। कंप्यूटर करने का मतलब ये नहीं है कि आपका डेस्कटॉप लैपटॉप लेके काम करते हैं। इवन आप स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं ना, तो स्मार्टफोन में भी आपको कंप्यूटर का फीचर्स है। हम अपने काम को आसान बनाने के लिए मशीन का यूज करते हैं, जो कि एक आपका कंप्यूटर है, ठीक है। तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन ये हो गया कि कंप्यूटर होता क्या है और उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो आपको डेटा को एक्सेप्ट करता है। इन कहने का मतलब ये हो गया कि जो आप डेटा कंप्यूटर को देंगे, उसके अकॉर्डिंग कंप्यूटर अपना काम करेगा। कंप्यूटर को राइट और रॉन्ग मालूम नहीं होता। आप उसको अच्छा काम करवाएंगे तो अच्छा करेगा, खराब काम करवाएंगे तो खराब करेगा। मतलब कि जैसा उसको आप इनपुट दोगे, उसके अकॉर्डिंग वो काम करता है, ठीक है। तो आपका कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो आपको डेटा को एक्सेप्ट करता है एज ए इनपुट, उसके बाद प्रोसेस करेगा, उसके बाद जो भी आपका इनपुट होता है उसके अकॉर्डिंग आपको आउटपुट देगा, ठीक है। अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये आपको बहुत ही स्पीड काम करता है, यानी मिलियंस ऑफ कैलकुलेशन जो है वो सेकेंडों में कर सकता है, ठीक है। एक्यूरेसी, गिव करेक्ट रिजल्ट ऑफ इफ इंस्ट्रक्शन आर करेक्ट, यानी अगर आपने उसको डेटा सही दिया, आपने उसको सही टास्क दिया, तो उसके अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट जो होगा वो भी एकदम सही आएगा, ठीक है। उसके बाद स्टोरेज कैपेसिटी, हम लोग अपने अकॉर्डिंग कंप्यूटर में जितना चाहे उतना डेटा को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। ऑटोमेशन, वर्क ऑटोमेटिकली वंस प्रोग्राम, यानी अगर कोई काम उसमें करवाना है ऑटोमेटिक वे में, तो आप एक बार प्रोग्राम कर दीजिए, कंप्यूटर जो है उसको ऑटोमेटिक वे में करते रहेगा, ठीक है। उसके बाद वर्सटैलिटी हो गया, यूज इन मैनी फील्ड, एजुकेशन, बिजनेस और हेल्थ केयर, यानी इसमें ये हो गया ना कि हम लोग कंप्यूटर को डिफरेंट फील्ड में यूज करते हैं, हर जगह यूज होता है। और हम लोग देखते हुए कि आजकल के समय में कंप्यूटर का यूज जो है हर जगह हो रहा है, हर फील्ड में हो रहा है। बिना कंप्यूटर का कोई काम तो हो ही नहीं रहा है, ठीक है। अब देखिए सेकेंड है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम कंपोनेंट्स की बात करें अगर, तो उसमें आपका होता है सबसे पहला आपको सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस हो गया, प्राइमरी मेमोरी हो गया, प्राइमरी मेमोरी आपको कंट्रोल, उसके बाद होगा कंट्रोल मेमोरी CU, ALU हो गया, ALU के इधर आपको हो जाएगा आउटपुट डिवाइस, और ये आपका इनपुट डिवाइस हो गया। अब सभी काम क्या होता है, देखिए इनपुट डिवाइस एक ऐसा डिवाइस हो गया ना जिससे आप कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन देते हैं। इनपुट डिवाइस एक ऐसा डिवाइस हो गया जिससे आप कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन देते हैं, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, प्रिंटर हो गया, सॉरी प्रिंटर तो आउटपुट हो गया, कीबोर्ड, माउस, आपका स्कैनर हो गया, जिससे आप कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन देते हैं, ठीक है। अगर हम आउटपुट डिवाइस की बात करें तो ऐसा डिवाइस जिससे आपका रिजल्ट आता हो, जैसे मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, इसमें क्या होता है आपको रिजल्ट दिखता है, ठीक है। स्पीकर हो गया, साउंड बाहर आता है। अभी के समय में कुछ ऐसा भी डिवाइसेस आ गए हैं ना जो इनपुट और आउटपुट दोनों काम करता है। कहें तो आपको टच स्क्रीन हो गया, जैसे मान लीजिए टच स्क्रीन है, तो ये आपको इनपुट भी है प्लस आउटपुट भी है। इनपुट कहने का मतलब ये हो गया कि हम इस पे कुछ लिख सकते हैं, जो भी चाहे वो लिख सकते हैं, ठीक है। और आउटपुट ये हो गया कि आप इसको एज ए डिस्प्ले देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको इनपुट और आउटपुट दोनों काम करेगा, बिकॉज ऑफ दीज आर टच स्क्रीन, टच डिस्प्ले जो है आपको इनपुट और आउटपुट दोनों काम करता है, ठीक है। उसके बाद सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस क्या होता है,
जिसमें हम लोग डेटा को स्टोर करते हैं। हार्ड डिस्क हो गया, सीडी हो गया, डीवीडी हो गया। तो प्राइमरी मेमोरी क्या हो गया, जिसमें रैम एंड रोम हो गया। कंप्यूटर जब ऑन होगा तो उस कंडीशन में आपको प्राइमरी मेमोरी काम करता है। उसके बाद है कंट्रोल यूनिट, यानी ये आपको कंप्यूटर का जितना भी एक्टिविटी है, कंप्यूटर का जितना काम है वो आपको कंट्रोल करता है। ठीक है, अगर कुछ कंप्यूटर में मैथमेटिकल ऑपरेशन करना हो, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना हो, कंपैरिजन करना हो दो नंबर के बीच में, दो टास्क के बीच में, तो आपका एएलयू जो है उसमें काम करता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। व्हाट इज सीपीयू? सीपीयू आप लोग बहुत पहले से पढ़े होंगे। सीपीयू होता क्या है? तो सीपीयू को कंप्यूटर का एक ऐसा पार्ट्स कहा जाता है जो आपके डेटा को प्रोसेस करता है। यानी कह दे, आप लोग बहुत बचपन से पढ़ते आए होंगे क्लास 5, 6, 7, 8 में। कंप्यूटर, सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, बहुत छोटा डेफिनेशन है, बहुत ही कॉमन डेफिनेशन है, हर कोई बच्चा जानता है। लेकिन उसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर क्यों कहा जाता है? क्योंकि हम जो टास्क उसको देते हैं ना, वही कंप्यूटर काम करता है। तो सीपीयू जो होता है आपके टास्क को प्रोसेस करता है, कैलकुलेशन परफॉर्म करता है, और जितना भी एक्टिविटी है सारा काम करेगा। ठीक है, यानी जितना भी वो काम करता है वो सीपीयू अपने ब्रेन की वजह से करता है, यानी सीपीयू जो होता है उसके अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, अगर उसके फंक्शन की बात करें तो ये आपको सारे डेटा को प्रोसेस करता है और इसको एक यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। कहने का मतलब ये हो गया कि हम जो डेटा कंप्यूटर को देंगे तो वो कंप्यूटर डेटा जो है उसको प्रोसेस करेगा, और प्रोसेस करने के बाद जैसा आपको रिक्वायरमेंट होगा रिजल्ट का, वैसा वो रिजल्ट बना कर देता है। जैसे आप कोई चीज सर्च करते हो नेट पे, तो जैसा आप उसमें कीवर्ड डालते हो, जैसा आप उसमें कोई सेंटेंस टाइप करते हो, तो क्या होता है उसके अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट आता है। उसी प्रकार से इसमें है कंट्रोल ऑल एक्टिविटी ऑफ कंप्यूटर। सीपीयू जो होता है वो कंप्यूटर के सारे एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। एक्सिक्यूट इंस्ट्रक्शन गिवन बाय प्रोग्रामर्स, जो भी प्रोग्रामर्स इसको इंस्ट्रक्शन देता है उसको परफॉर्म करता है, एक्सिक्यूट करता है। उसके बाद कोऑर्डिनेट्स बिटवीन इनपुट मेमोरी एंड आउटपुट डिवाइस, और सीपीयू जो है आपको इनपुट मेमोरी आउटपुट डिवाइस सारे को कोऑर्डिनेट्स करता है, एक कहिए कि कंट्रोल करके आगे टास्क को परफॉर्म करवाता है। ठीक है, अगर सीपीयू की बात करें तो सीपीयू आपका मेनली 3 उसमें पार्ट्स होता है, जिसमें हम लोग सीयू कहते हैं, एएलयू कहते हैं, रजिस्टर कहते हैं, मेमोरी यूनिट कहते हैं। ठीक है, ये आपका सीपीयू का 3 पार्ट्स हो गया, एएलयू, सीयू और एमयू। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब इनपुट डिवाइस क्या होता है? हम पहले ही बताया आपको कि ऐसा डिवाइस जो कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन देता हो। ठीक है, एन इनपुट डिवाइस ए डिवाइस दैट सेंड डेटा एंड इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर फॉर प्रोसेसिंग। मतलब इनपुट डिवाइस एक ऐसा डिवाइस हो गया जो आपको डेटा को सेंड करता है, और डेटा या इंस्ट्रक्शन जो भी होगा उसको सेंड करेगा, जिससे क्या होगा कंप्यूटर जो होता है उस डेटा को प्रोसेस करता है। अगर हम इसके फीचर्स के बारे में बात करें तो आपका हो जाएगा एक्सेप्ट डेटा फ्रॉम यूजर। इनपुट डिवाइस जो होता है आपका डेटा को एक्सेप्ट करता है, किससे? यूजर द्वारा जो भी डेटा दिया था। यूजर मतलब क्या हो गया? हम लोग, काम करने वाले लोग। तो हम लोग जो भी उसमें टाइप करेंगे ना, जो भी इंस्ट्रक्शन देंगे कंप्यूटर को, वो इनपुट डिवाइस द्वारा कंप्यूटर में जाता है। उसके बाद कन्वर्ट डेटा इनटू मशीन रीडेबल फॉर्म, और जो डेटा आपने इंटर किया उसको मशीन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। मतलब क्या हो गया? जिसको मशीन आसानी से रीड कर सके। उसके बाद है सेंड इट टू द सीपीयू फॉर प्रोसेसिंग, और इसका काम क्या है? ये जो है जो भी डेटा आपने टाइप किया उसको सीपीयू के पास भेजता है कि वो उसको प्रोसेस कर सके। ठीक है, अगर कुछ एग्जांपल की बात करें तो आपका हो जाएगा कीबोर्ड। ठीक है, जिसका काम होता है नंबर या टेक्स्ट टाइप करना, माउस हो गया, स्कैनर हो गया, माइक्रोफोन हो गया और जॉयस्टिक हो गया। ये सब आपको इनपुट डिवाइस हो गया, जिसकी मदद से हम लोग किसी न किसी फॉर्म में कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं। ठीक है, भेजा एग्जांपल्स हो गया, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। अब आगे है आउटपुट डिवाइस, जस्ट इनपुट का उल्टा आउटपुट हो गया। ऐसा डिवाइस जो कंप्यूटर के जो भी डेटा जो हम लोग प्रोसेस करवाएं, उस प्रोसेस डेटा को एज ए डिस्प्ले शो करे, एज ए आउटपुट रिप्रेजेंट करे, वही आपका हो गया। एन आउटपुट डिवाइस ए डिवाइस दैट रिसीव डेटा फ्रॉम कंप्यूटर एंड प्रेजेंट इट इन अ ह्यूमन रीडेबल फॉर्म, यानी जिसको ह्यूमन आसानी से पढ़ सके, देख सके, इवन सुन भी सके। ठीक है, फंक्शन ऑफ आउटपुट डिवाइस का फंक्शन क्या हो गया? तो रिसीव प्रोसेस डेटा फ्रॉम कंप्यूटर। क्या होता है कि आपको डेटा जो भी कंप्यूटर से मिला उसको रिसीव करके डिस्प्ले करता है या आगे रिप्रेजेंट करता है। कन्वर्ट इट इनटू अंडरस्टैंडेबल फॉर्म, टेक्स्ट, साउंड, इमेज, साउंड, और ये जो है आपको
किसी भी डेटा को टेक्स्ट के फॉर्म में, इमेज के फॉर्म में या साउंड के फॉर्म में आपको कन्वर्ट करके एज ए आउटपुट रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद है प्रेजेंट द फाइनल रिजल्ट टू द यूजर, और ये जो है फाइनल रिजल्ट प्रेजेंट करता है। कहने का मतलब ये हो गया कि जो डेटा आपका प्रोसेस हो गया, तो प्रोसेस होने के बाद जो रिजल्ट शो करेगा एज ए आउटपुट, वो फाइनल रिजल्ट होता है, चाहे सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में हो या हार्ड कॉपी के फॉर्म में हो, इवन आपको साउंड के फॉर्म में हो। एग्जांपल्स ऑफ आउटपुट डिवाइस क्या हो जाएगा इसमें? मॉनिटर हो गया, जिसका काम क्या है, कोई भी टेक्स्ट को, इमेज को, वीडियो को रिप्रेजेंट करना। प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया, हेडफोन हो गया और प्रोजेक्टर हो गया। सभी का यूज आप जानते हैं, ठीक है, सिंपल सा है। आपका हेडफोन से हम लोग गाना सुनते हैं या कोई ऑडियो सुनते हैं। प्रोजेक्टर जो होता है किसी भी वीडियो को एक लार्ज फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब देखिए इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर में क्या हो गया ना कि आपको जनरली जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ना होता है। इसमें होता क्या है कि कंप्यूटर का पहले स्टार्टिंग क्या था, बाद में क्या क्या हुआ, तो अलग अलग आपका इसमें दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहला आपको देखिए फर्स्ट जनरेशन की बात करें तो आपको 1940 से लेकर 1956 तक हुआ, ठीक है, जिसमें आपको वैक्यूम ट्यूब का यूज हुआ, ठीक है। अगर सेकेंड जनरेशन की बात करें तो 1956 टू 1963 हो गया, जिसमें आपको वैक्यूम ट्यूब को हटाकर ट्रांजिस्टर का यूज किया गया, ठीक है, जिससे कंप्यूटर का स्पीड क्या हो गया, फास्ट हो गया। तो अगर थर्ड जनरेशन की बात करें तो 1964 से लेकर 1971, जिसमें आपको ट्रांजिस्टर को हटा के आपको आईसी का यूज किया गया, इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया गया, जिससे क्या हो गया, कंप्यूटर का स्पीड और बढ़ गया। अगर फोर्थ जनरेशन की बात करें, ठीक है, इसमें आपका हो गया यूज माइक्रो प्रोसेसर VLSI टेक्नोलॉजी, यानी हम लोग जो आजकल कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर ना, वो आपको फोर्थ जनरेशन का एग्जांपल, यानी इट मींस कि आपका प्रोसेसर का यूज हम लोग कर रहे हैं। जो अभी बहुत सारा एडवांस प्रोसेसर आएगा या आ रहा है, तो आपको जनरली ये पर्सनल कंप्यूटर का यूज होता है। उसके बाद है 992 प्रेजेंट, इसमें आपका हो गया यूज ULSI टेक्नोलॉजी विथ मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर एंड चिप, वेरी हाई स्पीड लार्ज स्टोरेज कनेक्टेड सिस्टम। इसमें क्या होता है ना कि जो मॉडर्न पीसी आया, जिसमें आपको AI इंटीग्रेटेड बहुत सारा सॉफ्टवेयर दिया गया, या फिर आपको ऐसा मशीन बनाया गया जो एक बार में मिलियंस ऑफ वर्क काम कर सके, ठीक है, मल्टी यूजर काम कर सके। तो इस कंडीशन में आपको 990 से लेकर प्रेजेंट तक चल रहा है। और अभी जो आने वाला है फ्यूचर एंड बियॉन्ड, जो आपको टोटली AI रिसर्च होगा। मतलब मशीन जो है एक ह्यूमन कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग काम करेगा। ह्यूमन जितना सोच सकता है, जितना कर सकता है, उससे कहीं ज्यादा आपका मशीन काम करेगा। जो आने वाले समय में जो हम सोच रहे हैं ना, उससे कहीं ज्यादा वो काम करेगा। हमारी डिपेंडेंसी जो है मशीन से खत्म हो जाए। मशीन जो है हम सोचेंगे, मशीन उस काम को कर देगा, यानी हमारे सोच के अकॉर्डिंग हमारा मशीन जो है वो काम करेगा। वो आपको फ्यूचर जनरेशन में यही होने वाला है। अब देखिए व्हाट इज अ कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी होता क्या आखिर? तो कंप्यूटर मेमोरी इज स्टोरेज स्पेस इन अ कंप्यूटर वेयर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन आर स्टोर्ड आइदर टेम्पररली और परमानेंटली। तो कंप्यूटर मेमोरी एक ऐसा स्टोरेज स्पेस होता है कंप्यूटर का, जहां कोई भी डेटा या इंस्ट्रक्शन जो है वो टेम्पररली या परमानेंट वे में स्टोर होता है, ठीक है। अगर फंक्शन की बात करें तो ये आपको डेटा को स्टोर करता है, और कोई भी इंस्ट्रक्शन को, जैसे जो भी डेटा इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर में, उसको स्टोर करता है। प्रोसेसिंग से पहले का जो टास्क होता है, होल्ड इंटरमीडिएट रिजल्ट ड्यूरिंग प्रोसेसिंग, और आपको प्रोसेसिंग के दौरान कुछ रिजल्ट जो होता है उसको होल्ड करने का काम भी यही मेमोरी करता है, ठीक है। स्टोर फाइनल रिजल्ट फॉर फ्यूचर यूज। उसके बाद अगर किसी रिजल्ट को आपको फ्यूचर के लिए सेव करना है तो उसको भी वो होल्ड करके रखेगा, ठीक है। टाइप्स मेमोरी में अगर देखें तो आपका दो टाइप्स का होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। तो प्राइमरी मेमोरी यानी मेन मेमोरी हो जाएगा, और सेकेंडरी मेमोरी यानी सेकेंडरी स्टोरेज, जिसको हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये आपका एक टेबल दिया गया है, जिसमें आपका मेजरमेंट यूनिट है, जिसमें आप सिंपली देखते होंगे केबी हो गया, MB हो गया, GB हो गया, TB हो गया, ये सब का यहाँ मेजरिंग यूनिट्स दिया हुआ है। और इसमें क्या है ना कि आपको एग्जाम में कभी कभी लिखने के लिए आता है कि 1 KB में कितना MB हो गया, या फिर 1 MB और 1 GB में कितना MB होगा। तो ये सब चीज आपको यहाँ से लिखने के लिए हेल्प मिल सकता है। आपको पता होना चाहिए कि 1 KB में लगभग आपको 1024 बाइट होता है, ठीक है।
उसके अकॉर्डिंग आपका मेजरमेंट आगे बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, आपका सबसे पहला हो गया केबी, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, उसका पेटाबाइट है, एक्साबाइट हो गया, जेटाबाइट हो गया और योटाबाइट हो गया। ये सब आपको मेजरिंग यूनिट्स है कंप्यूटर मेमोरी का। ठीक है, इस मेमोरी को हम लोग इस तरह से यूनिट से माप सकते हैं, यानी जितना आपका डेटा का स्टोरेज बढ़ेगा उसके अकॉर्डिंग मेजरिंग क्वांटिटी भी आपका बढ़ जाएगा। अब देखिए व्हाट इज प्राइमरी मेमोरी। अब आपका ये है कि प्राइमरी मेमोरी आखिर कहते किसे हैं। देखिए, प्राइमरी मेमोरी is the main memory of computer that hold data and instruction temporarily while computer is working। यानी जब कंप्यूटर कोई काम कर रहा है, जब कंप्यूटर कोई ऑन है, तो उस समय जब भी कोई कंप्यूटर को डेटा देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो वो कंप्यूटर का डेटा इंस्ट्रक्शन को होल्ड करता है टेम्पररली। यानी जब तक काम कंप्यूटर ऑन है तब तक मेमोरी के अकॉर्डिंग डेटा होल्ड होकर प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, और वही जब हम कंप्यूटर को बंद करते हैं, सेव करेंगे डेटा, तो वो सेव होकर कहां चला जाएगा, आपको सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में चला जाता है। जब तक कंप्यूटर ऑन है और वो सेव नहीं है डेटा, तब तक वो टेम्पररली आपको प्राइमरी मेमोरी में स्टोर होता है। ठीक है, इसका फीचर्स क्या है, तो ये आपको डायरेक्टली एक्सेसिबल होता है सीपीयू द्वारा, ये आपको सेकेंडरी मेमोरी से फास्टर काम करता है। लेकिन इसमें क्या होता है, प्राइमरी मेमोरी में आपको स्टोरेज कैपेसिटी जो होता है बहुत लिमिटेड होता है। ठीक है, क्योंकि उसका होल्डिंग कैपेसिटी होता है। मोस्टली वोलेटाइल डेटा इज लॉस्ट व्हेन पावर इज ऑफ। यानी इसमें एक प्रॉब्लम ये भी है, मैंने भी बताया था कि जब तक कंप्यूटर ऑन है तब तक आपका काम हो रहा है, कंप्यूटर ऑफ हो गया, मान ली सडनली लाइन कट गया, कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो गया, पावर फेल हो गया, तो उस कंडीशन में क्या होता है, डेटा आपका खत्म हो जाएगा, कंप्यूटर का बंद होगा तो। ठीक है, अगर हम मेमोरी की बात करें, इसमें प्राइमरी मेमोरी में अगर इसकी टाइप्स की बात करें तो आपका दो टाइप्स होता है। पहला हो गया रैम और दूसरा आपका हो गया रोम। ठीक है, रैम जो होता है उसका फुल फॉर्म मालूम ही है आपको, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और ये एक टेम्पररी वोलाटाइल मेमोरी होता है। यानी कहने का मतलब ये हो गया, जब तक कंप्यूटर में लाइन है तब तक काम करेगा, लाइन खत्म कहानी खत्म। ठीक है, स्टोर डेटा एंड प्रोग्राम करंटली इन यूज। जब भी यूज होगा आपको कंप्यूटर, उस समय ही आपको डेटा स्टोर या प्रोग्राम जो होगा, प्रोग्राम का यूज कर पाएगा। कंप्यूटर बंद होगा तो ये रैम आपको उस समय भी आप काम करना बंद करता है, यानी इसमें डेटा स्टोर आपका नहीं रहेगा। डेटा इज लॉस्ट व्हेन पावर इज टर्न ऑफ। अगर जैसी पावर टर्न ऑफ हो जाएगा, खत्म होगा, तो आपको डेटा लॉस्ट हो जाएगा, मतलब डेटा खत्म हो जाएगा। अगर रोम की बात करें तो ये एक परमानेंट यानी नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है। स्टोर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन लाइक बूटिंग। इसमें जितना भी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन होता है वो सबको ये स्टोर करने का काम करता है। डेटा इज नॉट लॉस्ट व्हेन पावर इज ऑफ। अगर सडनली मान लीजिए कंप्यूटर आपका बंद हो जाता है, तो उस समय भी आपका ये जो रोम होता है वो डेटा को लॉस नहीं करता है, मतलब डेटा को आपको रिजर्व रखता है, सेव रखता है। अब देखिए यहाँ पे कैच मेमोरी क्या होता है। कैच मेमोरी जो फास्ट मेमोरी दैट टेम्पररली होल्ड फ्रीक्वेंटली एक्सेस डेटा एंड इंस्ट्रक्शन टू स्पीड अप प्रोसेसिंग। कहने का मतलब ये हो गया कि कैश मेमोरी एक ऐसा फास्ट मेमोरी हो गया जो किसी भी जो भी डेटा बार बार जा रहा है उसको वो टेम्पोरली होल्ड करता है। क्यों? क्योंकि आपका जो है वो प्रोसेसिंग फास्ट है। कैश मेमोरी क्या करता है ना, वो आप जो भी टास्क देते हैं कंप्यूटर को, तो वो टास्क को बहुत ही फास्ट तरीके से परफॉर्म करवाएगा, यानी होल्ड करेगा डेटा को, और डेटा को होल्ड करने के बाद वो क्या करता है, बार बार किसी काम को दे रहे हैं, ठीक है, तो उस काम को फास्ट वे में करने का कोशिश करता है कैश मेमोरी। और कैश मेमोरी जो होता है अगर रैम के साथ नहीं लगा रहे, सीपीयू के साथ नहीं लगा रहे, अगर नहीं रहता, मान लीजिए अगर नहीं रहे, तो अब कंप्यूटर जो फास्ट काम कभी नहीं करेगा। सिंपल देखिए यहाँ पे क्या हो गया, जैसे मान लीजिए कि अगर कोई डेटा हम कंप्यूटर को दिए तो उसको पहले चेक करता है सीपीयू, ठीक है। चेक करने के बाद क्या करता है, अगर डेटा मिला उसको तो तुरंत उसको एक्सेस करना शुरू कर दिया। एक्सेस करना शुरू करेगा तो क्या होगा, आपका डेटा जल्दी प्रोसेस हो जाएगा। तो ये कैश मेमोरी जो होता है आपके डेटा को बहुत तेजी में एक्सेस करने का काम करवाता है। इससे क्या होगा कि आपका कंप्यूटर जो है प्रोसेसिंग का काम बहुत फास्ट करता है। अगर इसके फीचर्स के बारे में बात करें तो आपका हो जाएगा वेरी फास्ट कंपेयर टू रैम। रैम के अकॉर्डिंग ये बहुत ही फास्ट काम करता है। साइज भी छोटा होता है और लोकेटेड इनसाइड और नियर द सीपीयू। ये सीपीयू के अंदर भी हो सकता है और सीपीयू के पास भी लगा हो सकता है। स्टोर फ्रीक्वेंटली यूज डेटा।
और जो डेटा को हम लोग यूज करते हैं बार बार उसको स्टोर भी वो कर सकता है। ठीक है, रिड्यूस एक्सेस टाइम एंड इंप्रूव परफॉर्मेंस। इससे क्या होता है कि आपका एक्सेस टाइम भी कम हो जाएगा और परफॉर्मेंस क्या हो जाएगा, आपको बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये सब आपको फायदा होता है कैच मेमोरी का। अगर आगे बात करें तो आपका हो गया सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी इज ए नॉन वोलेटाइल स्टोरेज दैट होल्ड्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शन फॉर लॉन्ग टर्म यूज इवन व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न ऑफ। तो सेकेंडरी मेमोरी एक ऐसा नॉन वोलेटाइल स्टोरेज होता है जो आपके डेटा और इंस्ट्रक्शन को होल्ड करता है, मतलब सेव करता है, होल्ड नहीं सेव करता है। कितने दिन के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए। जब तक आप कंप्यूटर में डेटा को स्टोर करके रखना है, पेन ड्राइव में स्टोर करके रखना है, हार्ड डिस्क में स्टोर करके रखना है, तो ये सब आपको सेकेंडरी स्टोरेज हो जाएगा। यानी जब कोई भी डेटा को फ्यूचर के लिए स्टोर करके रखना है तो हम लोग सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का यूज करते हैं। ठीक है, सिंपल यहां देखिए, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस क्या करता है, आपको डेटा को परमानेंट स्टोर करेगा। उसमें क्या होता है कि आपको लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी भी होता है, अकॉर्डिंग टू हार्ड डिस्क में देखते हैं, आपका पेन ड्राइव देखते हैं, इस सब में हम लोग डेटा को बहुत दिन तक स्टोर करके रखते हैं। देखते हैं शादी ब्याह जब होता है तो आपको जो मूवी क्लिप या जो शादी का जो क्लिपिंग होता है वो सबको पेन ड्राइव में स्टोर करके दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो लंबे समय तक उसको हम स्टोर करके रख सकें। ठीक है, स्टोरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर। और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस जो होता है उसमें हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम को भी और जो भी आपका उसमें डेटा होता है उसको स्टोर करते हैं। और जनरली आपका ओएस जो है वो कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में या एसएसडी में जो है स्टोर होता है। तो ये सब आपको सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी का या जो डिवाइस होता है उसका एग्जांपल हो गया, जिसमें आपको हार्ड डिस्क हो जाएगा, पेन ड्राइव हो जाएगा, सीडी हो जाएगा, डीवीडी हो जाएगा, पेन ड्राइव हो जाएगा। ये सारे जो है आपको एक्सटर्नल या इंटरनल सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होता है। ठीक है, अब देखिए आगे अगले पॉइंट में डेटा कैप्चरिंग। कैप्चर मतलब क्या होता है, कैप्चर मतलब होता है किसी चीज को ये करना, मतलब स्टोर कर लेना। ठीक है, यहां देखिए डेटा कैप्चरिंग इज द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग रॉ डेटा फ्रॉम वेरियस सोर्स एंड कन्वर्टिंग इट इन फॉर्म सुटेबल फॉर इनपुट इनटू अ कंप्यूटर। तो कहने का मतलब ये हो गया कि डेटा कैप्चरिंग एक ऐसा प्रोसेस हो गया जिसमें हम लोग रॉ डेटा को डिफरेंट सोर्स से एक्सेस करते हैं। रॉ डेटा मतलब क्या हो गया, जैसा डेटा आपको चाहिए हर तरह डेटा को हम एक जगह एक्सेस कर लेंगे और एक्सेस करने के बाद कंप्यूटर में उसको इंटर करते हैं ऑर्गेनाइज करके। उससे क्या होता है कि आपका डेटा जो है कंप्यूटर में ऑर्गेनाइज जाएगा और ऑर्गेनाइज डेटा ही आपका एज ए आउटपुट रिप्रेजेंट होता है। जैसे मान लीजिए आप अगर कोई ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं तो ऑनलाइन फॉर्म जब आप ओपन करते हैं तो उसमें जो भी डेटा होता है उसको आप डालते हैं। ठीक है, डेटा में नेम हो गया, फादर्स नेम हो गया, मदर्स नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, किसी चीज में फॉर्म भर रहे हैं, एड्रेस हो गया, आधार नंबर हो गया, सारा चीज आप डालते हैं तो वो क्या हो गया, आपको रॉ डेटा हो गया। उसी डेटा को हम लोग ऑनलाइन फॉर्म फिलअप में इंटर करते हैं या कोई फॉर्म भर तो इंटर करते हैं तो वो क्या हो गया, एक डेटा एक सॉफ्टवेयर में जाने के बाद वो क्या होता है, ऑर्गेनाइज हो जाता है। और ऑर्गेनाइज होने के बाद क्या होता है, जब उसका हम प्रिंट निकाले तो दूसरे को दिखाने में सहूलियत होता है या वो डेटा जो है दूसरे के लिए बहुत ही अंडरस्टेबल फॉर्म हो जाता है। तो डेटा कैप्चरिंग वही होता है, आप जो डेटा जो है उसको हम लोग डिफरेंट सोर्स से कैप्चर करते हैं, मतलब एक्सेस करते हैं और कंप्यूटर में उसको अरेंज वे में एज ए इनपुट उसको स्टोर करते हैं। यानी इनपुट द्वारा जो है उसको हम लोग कंप्यूटर में एंट्री करते हैं और वही डेटा आपको कंप्यूटर में स्टोर हो जाता है। ठीक है, अगर देखा जाए तो इसमें आपको मेथड्स ऑफ डेटा कैप्चरिंग दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको हो गया, मान लीजिए आप किसी एम्प्लॉय का या किसी भी कस्टमर का फॉर्म फिलअप करते हैं तो आपका वहां पर नाम डिटेल्स दिखाता है। अगर आप जाते हैं दुकान में कोई सामान खरीदने के लिए तो आपका बार कोड जो है वो डेटा के कैप्चर करता है या प्रोडक्ट के डेटा को कैप्चर करता है। ठीक है, इससे क्या होता है कि आपका ह्यूमन इफर्ट कम लगता है। आप सामान खरीदने गए, बार कोड स्कैन किए, सारा सामान का डिटेल्स रेट वहां पे आ जाता है, मतलब क्या हो गया, आपका मेहनत जो है वो कम लगा। ठीक है, एग्जाम्पल्स ऑफ डेटा कैप्चरिंग की बात करें तो इसमें आपको हो गया डेटा, ये स्टूडेंट का डिटेल इंटर करना, उसके बाद स्कैनिंग प्रोडक्ट टू अ सुपरमार्केट, उसके बाद रिकॉर्डिंग अटेंडेंस यूजिंग फिंगरप्रिंट। तो हम लोग जो बायोमेट्रिक से जो ये अटेंडेंस बनाते हैं, सिंपल क्या है, अटेंडेंस बनाए, आपका अटेंडेंस वहां बन गया और महीने दिन का वहां पे इन और आउट जो होता है वो आपको एंट्री हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि आपको हर एम्प्लॉय का डेटा को मेंटेन करने का जरूरत नहीं पड़ता है, कंप्यूटर जो उसको खुद ब खुद डेटा कैप्चरिंग के मेथड से उसको मेंटेन करता है। अब देखिए डेटा स्टोरेज,
डेटा स्टोरेज इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग एंड कीपिंग डेटा इन अ कंप्यूटर सिस्टम फॉर फ्यूचर यूज। तो डेटा स्टोरेज एक ऐसा प्रोसेस हो गया जिसमें हम लोग डेटा को रिकॉर्ड करते हैं और डेटा को स्टोर करते हैं कंप्यूटर में, किस लिए? फ्यूचर यूज के लिए। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा स्टोरेज का यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, आप अपने अकॉर्डिंग जो आपको इजी लगता है वो याद कर सकते हैं या समझ सकते हैं। उसके बाद है डेटा रिट्रीवल। रिट्राइव मतलब क्या होता है? डेटा रिट्रीवल इज द प्रोसेस ऑफ लोकेटिंग, एक्सट्रैक्टिंग, स्टोर डेटा फ्रॉम मेमोरी टू स्टोरेज डिवाइस और स्टोरेज डिवाइस। तो जब आप कोई डेटा को कंप्यूटर में स्टोर करते हैं, ठीक है, और उस डेटा को आपको एक्सेस करना है, कॉपी करना है, या फिर मान लीजिए कोई डेटा लॉस्ट हो गया, उस डेटा को आपको वापस लाना है, तो वही आपको डेटा रिट्रीवल कराता है। यानी किसी भी सोर्स से, चाहे मेमोरी का सोर्स हो, चाहे प्राइमरी मेमोरी हो या सेकेंडरी मेमोरी हो, अगर डेटा को एक्सेस करना है, आपको डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डेटा रिट्रीवल। ठीक है। अगर पॉइंट की बात करें तो इसमें क्या होता है कि इसमें आपको जो भी पहले डेटा स्टोर रहता है उसको यूजर जो एक्सेस करता है। डेटा कैन रिट्रीव फ्रॉम प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी। डेटा जो है वो प्राइमरी मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी कहीं से भी आपको एक्सेस किया जा सकता है। इट इज इंपॉर्टेंट स्टेप्स आफ्टर डेटा स्टोरेज। ये क्या होता है कि आपको डेटा स्टोरेज के बाद का बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप्स होता है। अगर मान लीजिए कोई डेटा को आप कंप्यूटर में स्टोर करते हैं, अगर आप उसको बैकअप पॉइंट क्रिएट करते हैं कंप्यूटर में, तो उससे फायदा ये होगा ना कि आपका डेटा जो है कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर रहेगा। और मान लीजिए किसी कारणवश कंप्यूटर आपका करप्ट हो गया या रीस्टार्ट का प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसमें आप बैकअप मोड में जाएंगे तो आपको कंप्यूटर जो है फिर से प्रीवियस मोड में आके काम करना शुरू कर देगा। तो बहुत सारा ऐसा तरीका होता है जिससे हम लोग कंप्यूटर के डेटा को सिक्योर कर सकते हैं, बचा सकते हैं या एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए है डेटा डिलीशन और डेटा रिकवरी। डेटा डिलीशन मतलब क्या हो गया? जब कोई डेटा को हम लोग यूज नहीं करना होता है तो हम लोग सिंपली उसको डिलीट दबाकर डेटा को डिलीट करते हैं, फॉर्मेट करते हैं, तब भी डेटा आपके जो भी डिवाइस होता है, चाहे पेन ड्राइव हो, हार्ड डिस्क हो, उससे आपको डेटा खत्म हो जाता है। ठीक है। तो डेटा डिलीट करने से फायदा क्या होता है? क्यों हम डेटा डिलीट करते हैं? अगर मान लीजिए डेटा आपका यूजफुल में नहीं है, यूज नहीं हो रहा है उसका, तो उस कंडीशन में हम लोग डेटा को स्टोर कर, ये डिलीट कर दे, तो आपका स्पेस जो यूज कर रहा है वो डेटा, उससे आपका स्पेस क्या हो जाएगा? बच जाएगा। डिलीट डेटा में स्टिल बी रिकवर्ड इफ नॉट परमानेंटली इरेज। अगर मान लीजिए कोई डेटा आपने डिलीट कर दिया, डिलीट करने के बाद अगर मान लीजिए वो परमानेंटली डिलीट नहीं हुआ, रिसाइकल बिन से भी डिलीट नहीं हुआ, तो उस कंडीशन में आप डेटा को आसानी से रीस्टोर कर सकते हैं। ठीक है। कैन बी डन मैनुअली, डिलीट की और ऑटोमेटिकली सिस्टम क्लीनअप। डेटा डिलीशन जो होता है वो आपको सिस्टम क्लीनअप द्वारा भी होता है। एक पीरियडिकली महीना दिन 6 महीना में एक सिस्टम आपका क्लीनअप चलाएंगे तो डेटा डिलीट हो जाएगा जो अनवांटेड डेटा होगा, और नहीं तो मैनुअली आप जिस डेटा का आपको काम नहीं है वो डेटा को आप डिलीट बटन दबा के भी आप हटा सकते हैं। और डेटा रिकवरी की बात करें तो जो भी डेटा इसमें आपका डिलीट हो जाता है, मान लीजिए किसी कारणवश डिलीट हो गया या आपको वो डेटा डिलीट नहीं करना था, तो उस कंडीशन में हम लोग डेटा रिकवरी का यूज करते हैं। यानी जो आपको डेटा डिलीट हो जाता है उस डेटा को वापस लाने का काम करते हैं। पहला क्या होगा पॉइंट? पॉसिबल इफ डेटा इज नॉट ओवर रिटर्न। ये तभी होगा जब आप डेटा ओवर रिटर्न नहीं होगा। ठीक है। कैन बी डन यूजिंग रिकवरी सॉफ्टवेयर और बैकअप। और ये बैकअप या रिकवरी सॉफ्टवेयर द्वारा इसको वापस लाया जा सकता है। इंपॉर्टेंट फॉर प्रोटेक्टिंग वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। और ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कोई भी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन के लिए। मान लीजिए कोई डेटा आपका स्टोर नहीं है या डिलीट हो गया, हमको वापस लाना है। क्यों? क्योंकि वो डेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग रिकवरी करेंगे ना, तो हो सकता है कि जो डेटा आपने डिलीट किया था या जो डेटा आपको गलती से डिलीट हो गया तो वापस आ जाए। अब देखिए, अब है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर या सेट ऑफ प्रोग्राम दैट मैनेज कंप्यूटर हार्डवेयर इनेबल द फंक्शनिंग ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसा सेट ऑफ प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर हार्डवेयर और कंप्यूटर में जो प्रोग्राम हम इंस्टॉल करते हैं वो दोनों को कंट्रोल करता है, मैनेज करता है। जैसे मान लीजिए आप कंप्यूटर यूज कर रहे हो और आपको गेम खेलना है, तो गेम जब इंस्टॉल करते हैं कंप्यूटर में, तो इंस्टॉल करने के बाद जो कंप्यूटर का हार्डवेयर है और जो आपका गेम है, दोनों में प्रॉपर कॉम्बिनेशन होना चाहिए। जो भी प्रॉपर कॉम्बिनेशन होगा या सही ढंग से कॉम्बिनेशन होगा तो आपका प्रोग्राम जो है वो सही ढंग से काम करेगा। अगर आप कोई भी एंटीवायरस यूज करते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मतलब क्या हो गया? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मतलब हो गया कि हम जो प्रोग्राम ऊपर से इंस्टॉल करते हैं कंप्यूटर में काम करने के लिए, तो वो इंस्टॉल करने के बाद जब तक हार्डवेयर से सही ढंग से इंटरेक्ट नहीं होगा, हार्डवेयर सही ढंग से आपको अटैच नहीं होगा,
तब तक वो काम नहीं करेगा। और काम करवाने का कौन करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। वो एक कॉम्बिनेशन क्रिएट करता है हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच में, तभी आपका कोई प्रोग्राम जो है सही ढंग से काम करता है। ठीक है। अगर फंक्शन की बात करें तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट हार्डवेयर कंपोनेंट्स हो गया, एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन। ठीक है। यूजर मतलब होगा हम लोग, हार्डवेयर मतलब हो गया कंप्यूटर का हार्डवेयर डिवाइसेज, एंड एप्लीकेशन मतलब हो गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मैनेज मेमोरी फाइल्स एंड प्रोसेस, या आपको कंप्यूटर में जो मेमोरी हो गया, फाइल्स हो गया, या कोई प्रोसेस हो गया, उसको मैनेज करता है। इंश्योर स्मूथ ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, और इससे फायदा ये भी होता है ना कि अगर हार्डवेयर और प्रोग्राम जो है अगर सही ढंग से इंटरेक्ट हो गया, या यूजर हार्डवेयर और प्रोग्राम जो है सही ढंग से इंटरेक्ट हो गया, तो आपका कंप्यूटर का काम भी बहुत आसानी से होगा, बहुत ही स्मूथली चलेगा, कंप्यूटर आपको कोई लैग भी नहीं करेगा। ठीक है। अगर टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर की बात करें तो सबसे पहला आपका हो गया यहाँ पे कंप्यूटर ओएस, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम जो हम लोग यूज करते हैं, जैसे विंडो 7 हो गया, विंडो 10 हो गया, 11 हो गया, ये सब क्या है? ओएस है, जो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होता है। डिवाइस ड्राइवर हो गया, जो आप कंप्यूटर का जो भी आपको हार्डवेयर डिवाइस होता है उसको हम लोग यहाँ से कंट्रोल करते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में क्या हो गया? कंप्यूटर के जो परफॉर्मेंस होता है उसको हम लोग मेंटेन करते हैं। और लैंग्वेज ट्रांसलेटर, जो हम लोग कंपाइलर, इंटरप्रेटर जो आपके कंप्यूटर में यूज होता है, उसको भी ये सही ढंग से कंट्रोल करता है। ठीक है। तो आगे देखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक ऐसा सेट ऑफ प्रोग्राम होता है जो पार्टिकुलर टास्क के लिए यूजर द्वारा इंस्टॉल किया जाता है। जैसे मान लीजिए अगर आपको MS वर्ड में टाइप करना है, पावर पॉइंट में कुछ प्रेजेंटेशन बनाना है, आपको गेम खेलना है, ये सारे क्या है? आप लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपको कंप्यूटर में इंस्टॉल करना होगा। इंस्टॉल करने के बाद क्या होगा कि आपका कंप्यूटर जो है आपके अकॉर्डिंग काम करेगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर हो गया ना जो हम अपने रिक्वायरमेंट के लिए कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं या करवाते हैं। ठीक है। जैसे पावर पॉइंट हो गया, एक्सेल हो गया, वर्ड हो गया, गेम हो गया, VSC हो गया, आपका एंटीवायरस हो गया, बहुत सारे ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम लोग अपने यूज के लिए कंप्यूटर में इंस्टॉल करवाते हैं। ठीक है। इसका फंक्शन क्या हो गया? तो कंप्लीट हो जाएगा आपको टास्क। कौन सा टास्क? जो टास्क हमको कंप्लीट करना है अपना अलग सॉफ्टवेयर से। मान लीजिए आपको पावर पॉइंट बनाना है, अब पावर पॉइंट का सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में है ही नहीं, तो उसको इंस्टॉल कीजिए और उसका काम कीजिए, तो आपका जो रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट हो जाएगा। प्रोवाइड यूजर फ्रेंडली इंटरफेस, आपको जैसा सॉफ्टवेयर चाहिए वैसा सॉफ्टवेयर आपको मिल जाएगा। ठीक है। वर्क ऑन टॉप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, और जो भी आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर में आपको जो प्रोग्राम मिलता है उसके अकॉर्डिंग सही ढंग से आपको काम हो जाएगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग काम कर देगा। उसके बाद आपको होता है टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसका दो टाइप्स हो गया, एक जनरल पर्पस हो जाएगा, एक आपको स्पेसिफिक पर्पस हो जाएगा। ठीक है। जनरल पर्पस जो हम लोग यूज करते हैं MS वर्ड, एक्सेल, वेब ब्राउजर हो गया। और स्पेसिफिक पर्पस मतलब क्या हो गया? जो एक पार्टिकुलर खास काम के लिए हम लोग कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं। जैसे आपको स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, बिलिंग सॉफ्टवेयर हो गया, रेलवे रिजर्वेशन सॉफ्टवेयर हो गया, ये सब खास काम के लिए आपको कंप्यूटर में इंस्टॉल किया जाता है, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर जो होता है आपको सारे कंप्यूटर में नहीं होता है। जहां पे पार्टिकुलर कोई काम होता है ना, वहीं पे इसको इंस्टॉल किया जाता है। अब देखिए प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, तो डेफिनेशन में आपका हो जाएगा प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर इज सॉफ्टवेयर दैट कैन बी यूज्ड ओनली अंडर स्पेसिफिक कंडीशन एंड कैन नॉट बी मॉडिफाइड और डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट परमिशन। तो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो एक पार्टिकुलर कंडीशन में उसको यूज किया जाता है, और दूसरी बात यह है कि ये आपको मॉडिफाई या डिस्ट्रीब्यूट आपको नहीं हो सकता है। मतलब ये हो गया कि आपको इसको यूज करने के लिए पेमेंट करना होगा, प्योरली ये लाइसेंस सॉफ्टवेयर होगा। ठीक है। इसमें आपका हो गया माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, MS ऑफिस, एडोब फोटोशॉप। आप जब खरीदते होंगे तो आप ही के नाम से रजिस्टर होकर मिलता है, आप उस पर चेंज नहीं कर सकते हैं, कंपनी ही इसमें आपको अपडेट्स करता है, आप खुद से अपडेट नहीं कर सकते हैं, खुद से आप चेंज नहीं कर सकते कोई भी चीज, आपको उसका सोर्स कोड में कोई मॉडिफिकेशन करने का परमिशन नहीं होता है। ठीक है। तो ये आपको हो गया प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। अगर इसका फीचर्स की बात करें तो ये आपका सोर्स कोड जो होता है क्लोज होता है, मतलब इसमें आप कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हैं। रिक्वायर्ड लाइसेंस ऑफ परचेज, इसको लेने के लिए आपको लाइसेंस या परचेज करना पड़ता है। कैन नॉट बी मॉडिफाइड बाय यूजर, ये आपको यूजर द्वारा मॉडिफाइड नहीं हो सकता है। और डेवलप एंड मेंटेन बाय ए कंपनी, पहले ही बताएं कि ये जो सॉफ्टवेयर होता है वो कंपनी के द्वारा डेवलप किया जाता है या मॉडिफाई किया जाता है। देखते होंगे कि विंडो 10 इंस्टॉल करने के बाद आपको, या विंडो 11 इंस्टॉल करने के बाद क्या होता है? अपडेट्स आते रहता है। अपडेट्स कहां से आता है?
कंपनी के पास आता है कि आपका सॉफ्टवेयर सही ढंग से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसको वो ये आपको सॉफ्टवेयर अपडेट होता रहता है, वायरस अपडेट होता है, जिससे आपका कंप्यूटर जो है वो सही ढंग से काम करे। ठीक है, तो आपने इस वीडियो में चैप्टर 1 का जितना भी बुक के अंदर का टॉपिक था वो सारे टॉपिक को हम यहाँ डिस्कस किए। ठीक है, और ये टॉपिक आपका बेसिक है। बेसिक इट मीन्स क्या हो गया कि जो आपने 7, 8, 9 में पढ़ा होगा वही टॉपिक आपको 11वीं क्लास में पढ़ना था। ठीक है, अब आपका चैप्टर 2 में भी आपका कुछ टॉपिक है जो आपको एआई से रिलेटेड होगा, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा।